क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर। अब ये प्रत्यावर्तक है क्या? पहली बात तो ये, या इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर। सबसे पहले बात आती है इसका वर्क क्या है या इसका कार्य क्या, उसकी बात करते हैं। यानी जो अल्टरनेटर है इसका काम क्या है, या ये प्रत्यावर्तक है इसका कार्य, इसको क्यों यूज कर रहे हो। जिस प्रकार से आपने डीसी जनरेटर को यूज किया, डीसी के जनरेटर का जिस प्रकार से आपने उपयोग किया, उसी प्रकार से आप किसका उपयोग करोगे? अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक का उपयोग करते हो। अब देखो कार्य क्या है, तो ये क्या करेगा दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा इसको देंगे? यांत्रिक ऊर्जा। यानी इसको मैं मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करता हूं। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? एसी वैद्युतिक ऊर्जा में। एसी वैद्युतिक ऊर्जा। यानी मेरे को कौन सी एनर्जी प्रदान करता है? ये देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस प्रकार की? तो होती है एसी प्रकार की। कौन सी प्रदान करता है? एसी प्रकार। तो यांत्रिक ऊर्जा को एसी वैद्युतिक ऊर्जा में बदलने वाली जो मशीन है वो आपका क्या कहलाता है? प्रत्यावर्तक। या इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर। या इसको बोलते हैं एसी का एसी जनरेटर या एसी का जनरेटर। एक ही बात है। बिल्कुल सिंपल पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, और बिल्कुल डीपली इसको पढ़ेंगे, उसमें भी कोई समस्या आपके आने वाली नहीं है। यानी आप इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करते हो, ये क्या प्रदान करता है? एसी वैद्युतिक ऊर्जा मेरे को क्या करता है? प्रदान करता है। प्रदान करने वाली जो मशीन है वो आपका क्या कहलाता है? अल्टरनेटर। क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं अल्टरनेटर। अल्टरनेटर या इसको क्या कहते हो? प्रत्यावर्तक कहते हो। एक ही बात है, कोई समस्या नहीं आएगी। यानी डीसी के जनरेटर ने क्या काम किया था? उसको आपने यांत्रिक ऊर्जा दी थी, उसने किसमें चेंज किया था? डीसी वैद्युतिक ऊर्जा में। प्रत्यावर्तक क्या करा? नाम से पता लगा प्रत्यावर्तक। यानी जो धारा पैदा होगी वो किस प्रकार की होगी? वो प्रत्यावर्ती प्रकार की होगी। किस प्रकार की होगी? प्रत्यावर्ती। यानी सिंपल मैं अगर बात करता हूं तो प्रत्यावर्तक का जो नाम बना है ना वो किससे बना है? वो बना प्रत्यावर्ती धारा, जिसको आप क्या बोलते हैं? इसमें बोलते हैं एसी। एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। यानी मैंने आपको पहले भी समझाया, स्टार्टिंग में जो वीडियो आपने स्टार्ट की थी, सामान्य इलेक्ट्रिसिटी जब आपने पढ़ी थी तो वहां पे मैंने बात की थी कि जो ये ऊर्जा है ना, ये जो ऊर्जा, ये कभी पैदा नहीं होती। क्या नहीं होती? पैदा नहीं होती। ऊर्जा को आप पैदा नहीं कर सकते। ऊर्जा के बार बार क्या चेंज कर सकते हो? आप रूप चेंज कर सकते हो। जैसे सिंपल बात थी, यहाँ पे कौन सी ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी है, जैसे टरबाइन के द्वारा आपने इसको घुमा दिया, समझ में आ गया? आपने डीजल इंजन से इसको घुमा दिया, आपने हाथ से घुमा दिया, तो आपने इसको एनर्जी दी है। कौन सी ऊर्जा दी? यांत्रिक ऊर्जा दी है। इसने किसमें चेंज कर दिया? एसी वैद्युतिक ऊर्जा में। समझ में आई दोस्तों मेरी बात? तो यांत्रिक ऊर्जा को ये किसमें चेंज कर रहा है? एसी में चेंज कर रहा है। जिस प्रकार डीसी जनरेटर ने क्या किया? डीसी जनरेटर ने क्या किया था? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज किया था? डीसी वैद्युतिक ऊर्जा में। समझ में आ गई मेरी बात? तो वो क्या था? डीसी का जनरेटर था, और एसी का जनरेटर क्या करेगा? एसी में कन्वर्ट कर देगा। जिस प्रकार से एक बार प्रश्न ये भी आया था, कोयला। आपको प्रश्न क्या पूछा था? कोयले में कौन सी ऊर्जा होती है? बताना कमेंट करके कि कोयले में कौन सी ऊर्जा होती है, किसमें कन्वर्ट होती है? दहन के दौरान किसमें कन्वर्ट होती है? हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो कोयले में कौन सी ऊर्जा होती है? कोयला क्या है? रासायनिक पदार्थ है। क्या है? रासायनिक पदार्थ। कोयला एक रासायनिक पदार्थ है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा है। और किसमें कन्वर्ट कर रहा है? जब दहन होता है जिसमें कन्वर्ट हो जाती है उसमें ऊर्जा, या ताप योग। एक ही बात है। वही बात है, यहां पे भी ऊर्जा क्या हो रहा है? रूप चेंज हो रहा है। तो वही बात है, नॉर्मल सी मैं बात करूं, ऊर्जा कभी पैदा नहीं होती, ऊर्जा के बार बार क्या होते हैं? रूप चेंज होते हैं।
और अल्टरनेटर क्या कर रहा है या प्रत्यावर्तक यहाँ पे क्या कर रहा है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली जो मशीन है वो क्या कहलाती है, आपका अल्टरनेटर, या उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्तक कहते हैं। अब इसका नाम प्रत्यावर्तक क्यों पड़ा, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती धारा पैदा करता है, और किस प्रकार से पैदा करता है उसकी मैं बात करूंगा। आराम से देखेंगे बोर्ड पे, कोई समस्या नहीं है। अब देखो दोस्तों, अब इसके अगर प्रिंसिपल की मैं बात करूं, अगर इसके सिद्धांत की बात करूं, आराम से समझेंगे, कोई समस्या नहीं। सिद्धांत, इसमें जो सिद्धांत लागू होता है वो लागू होता है माइकल फेराडे का। कौन सा, यानी माइकल फेराडे का कौन सा सिद्धांत यहां पे लागू होता है। जैसे आपको पूछ सकता है कौन सा सिद्धांत लागू होता है, तो यहां पे लागू होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको आप शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हो EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी यहां पे लागू होता वो कौन सा लागू होता, वो लागू होता विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, या किसमें लागू होता, तो वो लागू होता अल्टरनेटर में। डीसी के जनरेटर में कौन सिद्धांत लागू हुआ था, तो यही लागू हुआ था। कौन सा, माइकल फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत लागू होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लागू होता है। जिसके अनुसार आपने पढ़ा था वहां पे कि जो इसका सिद्धांत लागू होता है वो किस प्रकार से लागू होता है। तो वहां पे एक बात की थी आपने कि इंडक्शन का यहां पे जो सिद्धांत लागू होता है, पहली बात यहां पे जो प्रेरण होता है ना, ये जो प्रेरण हो रहा है, चाहे आपके पास डीसी का जनरेटर है, चाहे डीसी का एसी का जनरेटर है, कोई हो, चाहे आपके पास कौन सा होगा, चाहे तो आपके पास यहां पे एसी का जनरेटर हो सकता है, समझ में आई दोस्तों मेरी बात, और चाहे मेरे पास कौन सा हो सकता है, डीसी का जनरेटर, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं। अब ये भी इंडक्शन हो रहा है ना, इंडक्शन जो प्रेरण हो रहा है या इंडक्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है जो आपने पढ़ा है, यानी एक तो सेल्फ इंडक्शन होता है और एक गतिज प्रेरण होता है, यानी दो प्रकार के प्रेरण होते हैं। यहां पे आपको पूछ सकता है यहां पे कि यहां पे कौन सा प्रेरण लागू होता है, या तो लागू होता है स्थिर प्रेरण जो आपको मैंने पढ़ाया पहले पूरा का पूरा, जिसके दो टाइप होते हैं, इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों के दोनों मैंने पढ़ाए हैं आपको, और एक लागू होता है यहां पे गतिज प्रेरण। ये चीज का भी ध्यान रखना। अब ये जो स्थितिज प्रेरण है ना, कौन सा, जो स्टैटिक इंडक्शन है, कौन सा, स्टैटिक इंडक्शन, ये तो किसमें लागू होता है, तो ये लागू होता है ट्रांसफार्मर परिणामी तंत्र के अंदर। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। और जो ये गतिज प्रेरण है ना, ये किसमें लागू होता है, एसी के जनरेटर में भी लागू होता है, डीसी के जनरेटर में भी लागू होता है। तो ध्यान लेना यहां पे माइकल फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे लागू करता है यहां पे। अब ये कौन सा लागू होता है, तो लागू होता है गतिज प्रेरण। कौन सा लागू होता है, गतिज प्रेरण, गति होनी चाहिए, यानी नॉर्मल सी बात होती है। मैंने आपको जनरेटर में भी समझाया था, क्या समझाया था कि आपको अगर विद्युत भागबल पैदा करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए। पहली बात तो क्या थी, एक तो होना चाहिए चालक, क्या होना चाहिए, कंडक्टर या चालक। दूसरी बात चुंबकीय क्षेत्र, क्या होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र। ये दो चीज होनी चाहिए, आपके पास चालक होना चाहिए और चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, और दोनों के बीच में एक चीज और होनी चाहिए, कौन सी, दोनों के बीच में होनी चाहिए सापेक्ष गति। तो किसका नियम लागू होगा, तो आपका इंडक्शन का नियम लागू होता है, प्रेरण का नियम लागू होता है। अब ये जो प्रेरण हो रहा है ना, यहाँ पे जो इंडक्शन हो रहा है, तो ये कौन सा इंडक्शन हो रहा है, यहां पे हो रहा है गतिज प्रेरण। कौन सा हो रहा है, गतिज प्रेरण। क्यों, क्योंकि यहां पे सापेक्ष गति है, दोनों के बीच में सापेक्ष गति हो।
जैसे मैं अगर सिंपल बात करता हूं कि मेरे पास एक कुंडली है, एक चालक है, ये चालक का मान लीजिए, एक तो चालक आपके पास ये है, ये मैंने वैसे आपको जनरेटर में पूरा का पूरा समझाया, जाके वीडियो देख सकते जिनको नहीं देखा है। यहां पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और एक चालक आपके पास ये है, ये वाला। यहां पे भी मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब देखो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, ये एक चुंबक है यानी मैग्नेट, ये दो एन पोल है, एस पोल है, एन पोल है, एस पोल है। अब आपके पास यहां पे कंडक्टर है, ये चालक है, ये इसका चुंबकीय बनाएगा, सापेक्ष गति दोनों के बीच में कौन चल रहा है। अब अगर मैं यहां पे क्या करता हूं, इस चालक को चलाता हूं, इस चालक को मूवमेंट करवाता हूं, अगर मैं चालक को गति देता हूं, यानी चालक घूमता है या चालक को गति देता हूं, यहां पे क्या है, मान लिया यहां पे चालक गतिशील है, चालक गतिशील है मान लिया, यहां पे चालक घूम रहा है। ए नंबर कंडीशन में क्या कर रहा हूं मैं कि यहां पे चालक को मूवमेंट करवा रहा हूं, चालक घूम रहा है तो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगा, तो ये क्या देगा, मेरे को गैल्वेनोमीटर संकेत देगा कि इसमें धारा पैदा हो रही है। और माइकल फैराडे का नियम यही कहता है कि जब किसी चुंबकीय के बीच में अगर चालक को घुमाया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होता है, चाहे इसके अंदर चालक में कौन घूमे, चाहे तो आपका चालक घूमे, चाहे इसका क्या घूमे, चुंबकीय क्षेत्र घूमे। तो यहां पे क्या है, चालक गतिशील है, और यहां पे क्या बी नंबर कंडीशन में क्या बात कहता है, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र गतिशील है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। दोनों कंडीशनों के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, चाहे आपका क्या घूमे, चाहे आपका चालक गतिशील हो, यानी चालक का मूवमेंट करवाता हूं ऐसे, तो आपको पता है ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू डी फाई बटा डी टी। अगर डिफरेंस ऑफ फ्लक्स बटा डिफरेंस ऑफ टाइम होगा माइकल फैराडे के नियम के अनुसार, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि चाहे तो आप इस चालक को मूवमेंट करवा दो, कि चाहे तो आप चालक को गतिशील कर दो, और चाहे किसको कर दो, चुंबकीय क्षेत्र को गतिशील कर दो। दोनों कंडीशनों के अंदर, यानी दोनों कंडीशन जो आपकी है ये सापेक्ष गति की है, क्या है, सापेक्ष गति की। और दोनों कंडीशनों के अंदर इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। यानी मैं लिख सकता हूं ए एंड बी दोनों अवस्थाओं में चालक में ईएमएफ उत्पादित होता है या जनरेट होता है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। चाहे कंडीशन आपके पास ए आए और चाहे कंडीशन कौन सी आए आपके पास बी आए, दोनों में से कोई भी चीज एक आपकी अगर मूवमेंट करेगी तो उस चालक में क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, परंतु तो पैदा किसमें होगा, चालक में होगा। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। अब देखो, अब आपने बात की थी डीसी जनरेटर के अंदर, किसमें बात की थी, डीसी जनरेटर के अंदर। इस प्रकार से आपने बनाया था, इसमें दो पोल थे, तो एन पोल था, रे कौन सा था, एस पोल था, बीच में ये चालक था जिसको आपने क्या बोला था, आर्मेचर, या इसको बोला था चालक। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। यानी डीसी जनरेटर के अंदर आपका पास क्या था, तो डीसी जनरेटर के अंदर कौन गतिशील था, तो चालक गतिशील था। आपका आर्मेचर घूम रहा था, फील्ड वहां पे नहीं घुमाया जाता। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। यानी डीसी जनरेटर के अंदर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो पैदा हो रहा था, क्या पैदा, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो रहा था वहां पे कौन गतिशील था, तो वो चालक गतिशील था। तो यानी नॉर्मल मैं यहां पे लिख सकता हूं, यानी डीसी जनरेटर में चालक गतिशील
समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? यानी डीसी के जनरेटर में चालक घूमता है, फील्ड को नहीं घुमाया जाता। ये ए नंबर कंडीशन का वहां पे उपयोग किया जाता है। परंतु दोनों अवस्था में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पादित हो रहा था वो किस प्रकृति का था? वो था एसी प्रकृति का। किस प्रकृति का था? एसी। अल्टरनेटिव धारा पैदा होती है, प्रत्यावर्ती धारा पैदा होती है, चाहे वो डीसी का जनरेटर ले लो और चाहे आप किसका ले लो, एसी का जनरेटर ले लो। यानी दोनों कंडीशनों के अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, किसके अंदर चालक में जो जनरेट होता है वो किस प्रकृति का होता है? वो एसी प्रकृति का होता है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? और यहां पे प्रश्न आपको ये पूछ सकता है क्या कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या माइकल फाराडे के नियम के लिए कौन सी तीन चीजें आवश्यक है? तो पहली बात है चालक होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए? सापेक्ष गति होनी चाहिए। और दोनों के बीच में अगर सापेक्ष गति होगी तो E=d∅/dt होगा, उसके कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। ये मैंने पूरा सिस्टम आपको वहां पे समझाया भी था। अब देखो ये कंडीशन है, इसके अंदर क्या है? चालक गतिशील है, इसके अंदर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र गतिशील है। परंतु दोनों अवस्थाओं में क्या होता है? क्या होता है दोनों अवस्थाओं के अंदर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? पैदा होता है। पर दोनों अवस्थाओं में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पादित होता है वो किस प्रकृति का होता है? वो एसी प्रकृति का होता है। अब डीसी के जनरेटर में ज्यादा किसको उपयोग किया था? किसको घुमाते हैं? आपको यह प्रश्न पूछ सकता है। तो डीसी के जनरेटर में चालक गतिशील होता है। कौन गतिशील होता है? चालक। परंतु ध्यान रहे दोस्तों, ये चीज का ध्यान रख लेना यहां पे। इसका अगर आपको यहां पे पूछ लेता एसी के जनरेटर में, एसी के जनरेटर में यानी अल्टरनेटर के अंदर, एसी के जनरेटर यानी अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक के अंदर, यानी इसको एसी का जनरेटर बोल सकता हूं, प्रत्यावर्तक बोल सकता हूं, अल्टरनेटर भी बोल सकता हूं। एक ही बात है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं। एसी के जनरेटर में ए एंड बी दोनों अवस्थाओं का उपयोग होता है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? ये चीज का ध्यान रख लेना। यानी चालक भी घूम सकता है अल्टरनेटर के अंदर, और क्या घूम सकता है? चुंबकीय क्षेत्र भी गतिशील हो सकता है। क्योंकि अपने पढ़ेंगे आगे कि घूमता हुआ फील्ड प्रकार का अल्टरनेटर, घूमता हुआ रोटर प्रकार का अल्टरनेटर, दो प्रकार से पढ़ते हैं अपने। परंतु दोस्तों ध्यान रहे, क्या एक बात को यहां पे यह भी पूछ सकता है कि ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है? तो ज्यादा जो उपयोग करते हैं वो किस प्रकार का करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र गतिशील रहता है। यानी नोट लगा के लिख लेना, यानी प्रत्यावर्तक में अधिकतर चुंबकीय क्षेत्र गतिशील होता है। ये मैं बता दूंगा बात क्यों होता है, फील्ड को ज्यादा क्यों घुमाया जाता है, उसका रीजन क्या है। क्योंकि जब हाई वोल्टेज का उत्पादन होता है ना, तो वहां पे आप रोटर को यानी आर्मेचर को नहीं घुमा सकते, आप चालक को नहीं घुमा सकते, क्योंकि उसके कारण वहां पे क्या होगी? स्पार्किंग बढ़ जाती है। तो स्पार्किंग को ध्यान में रखते ज्यादा किसको घुमाते? फील्ड को घुमाया जाता है। तो यह प्रश्न आपको पूछ सकता है कैसे कि एक प्रत्यावर्तक में जो चालक में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होता है, जिसके कारण अपने को क्या करनी पड़ती है? सापेक्ष गति देनी पड़ती है। उस समय उच्च वोल्टेज उत्पादन करने के लिए, हाई वोल्टेज पैदा करने के लिए या अधिकतर वोल्टेज जनित करने के लिए आप अधिकतर किसको घुमाते हो? तो आप चुंबकीय क्षेत्र को अधिकतर घुमाते हो। दोनों से पैदा होती है, परंतु अधिकतर किसका उपयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र गतिशील वहां पे ज्यादा रहता है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? तो ये मैंने एक बात की सापेक्ष गति की, यानी चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर सापेक्ष गति है तो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगा। सापेक्ष गति में आपका फील्ड घूम सकता है। फील्ड का मतलब ये बोलते चुंबकीय क्षेत्र घूम सकता है, या क्या घूम सकता है? आपका चालक चल सकता है या चालक घूम सकता है। ठीक है, परंतु दोनों के बीच में सापेक्ष गति होनी चाहिए। दोनों के बीच में सापेक्ष गति होनी चाहिए। जैसे आपने पढ़ा है, अगर मैं यहां पे नोट बात करूं, देखो आराम से समझना, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपके बीच में।
आपने बोल दिया सापेक्ष गति, और आपने दोनों को ही घुमा दिया। कैसे? आपका चालक भी गतिशील है, समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात, और चुंबकीय क्षेत्र भी गतिशील है। उस समय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा नहीं हो सकता। कब पैदा नहीं हो सकता? कि जब इसकी गति और इसकी गति क्या हो, दोनों की बराबर हो, सापेक्ष गति का मान क्या है, शून्य आए। यानी मान लिया ये भी 1000 आरपीएम पे घूम रहा है और ये भी 1000 आरपीएम पे घूम रहा है, तो दोनों के बीच में सापेक्ष गति कितनी होगी? 0 होगी। उस समय कोई भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा नहीं होता। जैसे आपने पढ़ा होगा सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है? रोटर घूमता है, परंतु रोटर में आपको कोई ये पूछ लेता है ना, वहां पे प्रश्न पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि सिंक्रोनस मोटर में चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच में सापेक्ष गति कितनी होती है? किसमें? सिंक्रोनस मोटर। आगे पढ़ेंगे जब अल्टरनेटर पढ़ने के बाद। सिंक्रोनस मोटर क्या गति के कारण वहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में सिंक्रोनस मोटर में सापेक्ष गति होती है ना, दोनों के बीच में वो होती है 0। यानी कितनी होती है? 0। नोट लगा के दिमाग में सेट कर लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है, कोई समस्या भी नहीं आनी चाहिए आपके। सिंक्रोनस मोटर के अंदर सापेक्ष गति का मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जिस गति पे चालक घूमता है उसी गति पे क्या घूमती है? उसकी फील्ड घूमती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की गति और चालक की गति क्या होती है? वहां पे दोस्तों एक ही होती है। तब वहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स गति से पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे दोनों को सप्लाई दी जाती है। फील्ड को 3 फेज सप्लाई दी जाती है, रोटर को क्या दी जाती है? डीसी दी जाती है, और इंटरलॉकिंग प्रभाव पे को क्या चलती है? मोटर चलती है। और जैसी मोटर की गति 1 आरपीएम कम या ज्यादा हो जाती है तो मोटर क्या होती है? बंद भी हो जाती है। वहां पे आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, हंटिंग दोष होता है वहां पे। जब आपका लोड बढ़ता है तो उसकी 1.5 आरपीएम गति अगर कम या ज्यादा होती है तो वहां पे डेम्पर वाइंडिंग क्रिया होती है, उसकी बात मैं समझा दूंगा, वहां पे आपके समझ में भी आएगी। तो ध्यान रख लेना, सिंक्रोनस मोटर में सापेक्ष गति का मान क्या होता है? 0 होता है। अगर आपके दोनों घूमते हैं, दोनों में सापेक्ष गति का डिफरेंस क्या आता है? 0 आता है, तो कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा नहीं होगा। परंतु आपको यह बोल दे कि आपके पास क्या है? प्रेरण मोटर है या इंडक्शन मोटर है। क्या है? इंडक्शन मोटर। क्या इंडक्शन मोटर में सापेक्ष गति होती है? बिल्कुल होती है जी। और क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है? बिल्कुल होता है जी, क्योंकि इंडक्शन मोटर में सापेक्ष गति पाई जाती है, सापेक्ष गति होती है। क्योंकि यहां पे तो क्या है, सिंक्रोनस मोटर में तो क्या होता है? एनएस बराबर क्या होता है? एनआर होता है। रोटर की गति सिंक्रोनस गति की क्या होती है? बराबर होती है। पर तो इंडक्शन मोटर में ऐसा कभी नहीं होता। और इंडक्शन मोटर में सापेक्ष गति होने के कारण रोटर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। ये दिमाग में सेट कर लेना। तो मैं यहां पे एक बात कहना चाहता हूं कि गति में डिफरेंस जरूरी है, क्योंकि यहां पे क्या होता है? एनएस ज्यादा रहता है किससे? एनआर से। इसके कारण दोनों में क्या पाई जाते हैं? सापेक्ष गति। उसको क्या बोलते हैं? बाद में स्लिप कहते हो आप। क्या बोलते हो? स्लिप। क्या बोलते हो? स्लिप। यानी स्लिप क्या होता है? तो स्लिप बराबर होता है एनएस माइनस में एनआर। ये स्लिप है। आगे अंशीय स्लिप की बात करेंगे, प्रतिशत स्लिप भी मैं पढ़ाऊंगा, कोई समस्या नहीं आएगी आपके, आराम से समझते जाओ, मजे लेके बिल्कुल कॉन्सेप्ट को खोलते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। तो ध्यान रख लेना, यहां पे सापेक्ष गति होती है। क्यों? क्योंकि स्लिप पाई जाती है। यहाँ पे स्लिप का मान क्या होता है? ध्यान रख लेना, यहाँ पे स्लिप का मान होता है 0। सिंक्रोनस मोटर में स्लिप होती है वो 0 होती है। चाहे अंशीय ले लो, चाहे प्रतिशत ले लो, चाहे स्लिप ले लो। और स्टार्टिंग कौन सी है, रनिंग कौन सी, वो बाद की बातें मैं पूरी समझा दूंगा आपको। देखो राम से दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इंडक्शन मोटर में नॉर्मल सी बात आपकी सिंक्रोनस गति है 1500 आरपीएम। यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो गति है ना, वो कितनी है? 1500 है। रोटर की गति कितनी है आपके पास? 1440 आरपीएम है। तो दोनों के बीच में सापेक्ष गति का मान कितना है? 60 आरपीएम है। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रोटर में पैदा होगा, ये गारंटी है मेरी।
समझ में आ गई दोस्तों? मतलब सिंक्रोनस मोटर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट नहीं होता। तो वही बात है, दोनों के बीच में सापेक्ष गति यानी गति का डिफरेंस होना चाहिए। चाहे आपके दोनों ही घूम जाए, चाहे आपके दोनों भी घूम जाए, घूम सकते हैं दोनों। जैसे इंडक्शन मोटर में घूमता है, सिंक्रोनस मोटर में घूमता है, पर सिंक्रोनस मोटर में सापेक्ष गति 0 होती है क्योंकि दोनों की गति क्या बराबर है, तो वहां पे कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट नहीं होता। पर इंडक्शन मोटर में सापेक्ष गति पाई जाती है क्योंकि एनएस का मान ज्यादा होता है एनआर से, और सापेक्ष गति पाई जाती है, यहाँ पे इंडक्शन होता है यानी प्रेरण के कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित होता है। ये चीज दिमाग में सेट कर लेना। समझ में आ गई मेरी बात? परंतु एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों में कौन घूमेगा। तो अल्टरनेटर की अगर मैं बात करूं, अल्टरनेटर की मैं अगर बात करूं या डीसी के जनरेटर की बात करूं, तो दोनों में से एक चीज घूमती है। ये मोटरों की बात आगे मैं बताऊंगा, कोई समस्या नहीं, एक बार कंफ्यूज मत होना, नॉर्मल बताया है। सापेक्ष गति को समझाया। सापेक्ष गति का मतलब ये जरूरी नहीं है, सापेक्ष गति का मतलब ये जरूरी नहीं है क्या कि जरूरी की फील्ड घूमे, जरूरी नहीं कि चालक घूमे, दोनों ही घूम सकते हैं, पर तो दोनों के बीच में गति का डिफरेंस होना चाहिए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित होगा। क्योंकि माइकल फैराडे ये बोलता है E समानुपाती डी फाई बटा dt होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ फ्लक्स बटा डिफरेंस ऑफ टाइम होगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित होगा, ये गारंटी है उसकी। ये उसने लिख के दे दिया, स्टाम्प पे दे दिया कि पैदा होगा। परंतु सापेक्ष गति अगर 0 है तो कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा नहीं। अब मैंने बात की थी अल्टरनेटर में आपका चालक गतिशील हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र भी गतिशील हो सकता है, दोनों में से कोई गतिशील हो सकता है, एक होगा यहां पे। परंतु अल्टरनेटर में ज्यादा कौन गतिशील होता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। किस कारण से कि जहां पे हाई वोल्टेज पैदा हो रही है, एक प्रत्यावर्तन अधिकतम कितनी वोल्टेज को पैदा करता है, 33 केवी अधिकतम उत्पादित होती है। ठीक है, इसकी मैं बात बताता हूं आगे, देखो आराम से, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। साथ अपने नोट करते जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल खोल दूंगा आपको, कोई कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे, टॉपिक पूरे के पूरे कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो भारत में जो एसी का उत्पादन होता है ना, भारत में एसी उत्पादन, उत्पादन का मतलब जनरेशन बोल सकता है, पैदा होना, जनरेट करना यानी जनरेशन, नॉर्मल सी बात है। भारत में जो एसी उत्पादन होता है वो होता है 33 केवी मैक्सिमम, अधिकतम अधिकतम 33 केवी उत्पादित होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी का मान है 50 हर्ट्ज। कितना है? 50 हर्ट्ज। पहले भी बताया, दोबारा वो रिपीट कर रहा हूं। और क्या है 33 के लिए 50 हर्ट्ज के साथ फ्रीक्वेंसी का मान कम ज्यादा हो सकता है, 3% चेंजिंग आ सकती है फ्रीक्वेंसी के अंदर, और हर्ट्ज में हो सकता है प्लस माइनस 1.5 हर्ट्ज, 1.5 हर्ट्ज। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दोनों की बातें हैं। अभी तो फ्रीक्वेंसी का मान मैक्सिमम 50 हर्ट्ज है, प्लस माइनस 3% हर्ट्ज में पूछे तो आपके पास 1.5 हर्ट्ज है। अब देखो मैंने बात की यहां पे कि मैं क्या कर सकता हूं, जो अधिकतर वोल्टेज जो पैदा होती है अल्टरनेटर में, कौन घूमता है? फील्ड। जैसे आपको 33,000 वोल्टेज पैदा करनी है, अब मैं कहता हूं रोटर घूमता, रोटर से मेरे को एसी निकालनी है, तो मेरे को पता स्लिपरिंग होती है ना, यहां पे जो नॉर्मल सी बात है, आपने एसी यानी आर्मेचर में जो एसी पैदा हो रही है ना, क्या पैदा हो रही है? एसी। उसको एसी के रूप में बाहर निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सरती बल्ले। क्या बोलते हैं? सरती बल्ले, या इसको लिखते हैं स्लिप रिंग। ये क्या करेगा? एसी को धारा की दिशा चेंज नहीं करता, एसी के रूप में बाहर निकालता है, और आपने किसको पढ़ा? कम्यूटेटर, या इसको बोलते हैं दिक् परिवर्तक, जिसको कम्यूटेटर कहते हो, या बोलते हो स्लिप रिंग। क्या बोलते हो?
स्लिप रिंग अलग है, स्लिप रिंग अलग है, ध्यान रख लेना ये स्लिप रिंग, या इसको बोलते विभक्त बल्ले अलग, विभक्त बल्ले भी इसको कहते हैं, बहुत सी विभक्त बल्ले को जोड़ के आप कम्यूटेटर का निर्माण करते, मैंने बताया आपको। स्लिप रिंग दिक् परिवर्तक, परिवर्तन नहीं, उसको कम्यूटेशन कहते हैं। दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर एक ही बात है। ये क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। किसमें, तो डीसी जनरेटर में। ये मैंने पूरा समझाया। तो यही बात है, सर्पी बल्ले का उपयोग करके मैं एसी को एसी के रूप में क्या निकालता हूं, बाहर निकाल लेता हूं। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। वही बात है कि स्लिप रिंग के द्वारा मैं अगर आपको रोटर घुमाकर, रोटर से मैं ये बोलता हूं कि यदि ज्यादा वोल्टेज को मैं स्लिप रिंग के द्वारा बाहर निकाल तो बहुत ज्यादा स्पार्किंग होगी, आपकी स्लिप रिंग है वो भी पिघल सकती है वहां पे। उस समय आप किसको घुमाते हो, अधिकतर किसको घुमाया जाता है, वहां पे फील्ड घूमता है आपका, और रोटर क्या रहता है आपका, नॉर्मली क्या मानते, स्थिर मान के चलते हैं। तो वो बातें करेंगे कि फील्ड घूमेगा या क्या घूमेगा, आपका रोटर घूमता है, वो बातें करेंगे, यानी चालक घूमता है या क्या घूमता है, फील्ड घूमता है। अधिकतर अल्टरनेटर में कौन घूमता है, फील्ड घूमता है। ये चीज का ध्यान रखना, वैसे घूम दोनों सकते हैं। अब देखो, अब यहां पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो रहा है, किसके नियम से पैदा हो रहा है, माइकल फैराडे के नियम से। किसके नियम से, माइकल फैराडे के नियम से। कौन से नियम से, ईएमआई का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। जो पैदा हो रहा है वो किसका नियम, माइकल फैराडे का नियम। और माइकल फैराडे के नियम के अनुसार यहां पे जो नियम लागू होता है वो ये लागू होता है, E इक्वल टू BLB साइन थीटा। E इक्वल टू BLB साइन थीटा, ये इसका कौन सा नियम है, इसका फर्स्ट नियम है, ये यहां पे लागू होता है गतिज प्रेरण के लिए। अब देखो B क्या है, यहां पे B है फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व किसमें आएगा, टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई मेरी बात। L चालक की लंबाई, लेंथ ऑफ कंडक्टर किसमें आएगी, मीटर में। ठीक है, V क्या है, वेग, किसमें आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। और साइन थीटा क्या है, चालक व चुंबकीय बल रेखाओं का कटाक्ष कोण थीटा डिग्री। ये यहां पे इसका क्या होता है, नियम लागू होता है किसका, माइकल फैराडे का। अब देखो, अब माइकल फैराडे का नियम लागू होता है, वहां पे धारा कौन सी पैदा होती है, आप बोलते हो एसी पैदा होती है। क्यों होती है भाई एसी, डीसी क्यों नहीं पैदा होती, बताओ, डीसी क्यों नहीं पैदा होती। देखो आराम से, कोई समस्या नहीं होगी आपके पास दो पोल, ये चुंबकीय क्षेत्र है मेरे पास, ये पोल बना हुआ है, एक ये पोल बना हुआ, दो पोल, एक एन पोल है यहां पे, मान लीजिए इसका ध्रुव ये कौन सा एस है, दो पोल है। इसके बीच में मैंने क्या स्थापित कर दिया, एक चालक को स्थापित कर दिया, किसको, चालक। ये लो चालक। अब ये जो चालक है ना, ये इसका सेंटर बिंदु है, ये बात में आराम से देखना, कोई समस्या नहीं होगी। आपके पास जैसे साइन वेव पैदा होती है, ज्या तरंग पैदा होती है, उसकी मैं बात करता हूं। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे माने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, इस प्रकार से आपका एंगल चेंज होगा। आपका इस चालक का यहाँ पे सेंटर बिंदु, यहाँ पे एंगल आपका 0 डिग्री है, मान लिया ये आपका 30 डिग्री है, ये मान लिया 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। अब देखो इसके बाद यहां पे 120 डिग्री, तो ये देखो सबसे पहले हाई वोल्टेज का मान यहां पे पैदा होगा, मैक्सिमम वोल्टेज पैदा होगी वो यहां पे पैदा होगी। ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आराम से देखेंगे, पहले छोटे समझ में नहीं आई बातें आपकी।
दोबारा बनाओ, देखा नाम से। ये इसका एनकोड बना हुआ है यहां पे, ये लो। ये इसका एस ग्रुप है, ठीक है। ये इसका सेंटर बिंदु है, ये। अब देखो, ये जो यहां पे एंगल है ना, यहां पे एंगल, ये वाला एंगल, यहां पे एंगल, ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, और ये है 90 डिग्री। समझ में आ गई बात? आराम से देखना। चालक को मैं रोटेट कर रहा हूं, यहां पे चालक गतिशील है, क्योंकि तरह क्या आपका स्थिर है, तो आपकी बलेखा में देखो कोण इस प्रकार से बढ़ेंगे, यहां पे इस प्रकार से। यहां पे इसके ऊपर टाइम चलता है, इस समय ओमेगा टी, इसको लिखते हो आप ओमेगा टी, आगे बात करेंगे, इसकी मैंने बात समझाई भी है इसी के अंदर, आपको आराम से देखना बात। आपका 30 डिग्री के अंदर जो वोल्टेज पैदा हो रही है वो स्टार्टिंग में 0 डिग्री पे 0 था, चालक जैसे ही घूमता है, स्टार्टिंग में चालक आपका मान लिया चालक का लूप यहाँ पे था, चालक 30 डिग्री घूम गया यहाँ पे, तो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टाइम के साथ यहाँ पे पैदा हुआ इस बिंदु के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये जैसे आपने रोटेट किया, ये कितनी डिग्री घूम जाता है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री पे आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मान लिया यहाँ पे पैदा हुआ इस बिंदु के ऊपर। इसके बाद चालक को आपने और रोटेट किया, चालक को क्या किया आपने, और रोटेट किया। रोटेट करने के बाद जो आपका एंगल है वो कितने डिग्री का हो जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री। आपने फिर रोटेट किया, एंगल हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से आपकी धारा जो पैदा, इसके बाद देखो वापिस एंगल होता है, यहाँ पे हो गया 120 डिग्री, 30 प्लस कर दो 120 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे कितने डिग्री का हो गया, 150 डिग्री, और वापिस क्या हो गया 150, यहाँ पे 120, और यहाँ पे 180। इसके साथ एंगल के साथ आगे बात करें, किसके आगे की वेव बढ़ेगी वो यहाँ पे बढ़ेगी, इसके सामने यहाँ पे वेव बढ़ जाएगी ये वाली, इसके सामने वाली ये वाली, अंतिम कंडीशन पे ये वाली। इस प्रकार से इनको वापस मिलाते हैं जाए, ऐसे। आपका 180 डिग्री घूमने के बाद आपको 180 डिग्री की यहां पे क्या मिलेगी, वेव मिलेगी। इसके नियम के E = BLB साइन थीटा से। तो इस प्रकार से साइन का एंगल चेंज हो रहा है, किसका एंगल चेंज हो रहा है, साइन का। जैसे यहां पे कितनी डिग्री का है, तो यहां पे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री के बाद आप एंगल बढ़ाते हो, मान लिया 270 डिग्री घूमते हो, 270 डिग्री। तो दोस्तों एक दिमाग में बात सेट कर लेना कि साइन 270 डिग्री का जो मान होता है ना, वो साइन किसके ही बराबर होता है, परंतु किस में आता है, माइनस के अंदर। किस में आता है, माइनस के अंदर, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 90 का मान मैक्सिमम होता है 1, इसके बीच में मान आएगा। जैसे मैं मान लिख देता हूं, आपका नॉर्मल सी बात है, साइन का जो मान लिखोगे, साइन कितना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 का मान 0, इसका मान 1/2, इसका मान 1/√2, √3/2 a। इसको अगर हल करते हो 0.5, इसको हल करोगे 0.707, इसको हल करोगे 0.877, इसका क्या आएगा a। अब देखो वापिस मान अगर आप नेगेटिव में बढ़ाते हो तो इसकी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में, क्योंकि साइन 270 का जो मान होता है वो साइन 30 के ही बराबर है, परंतु किस में आएगा, -1/2 आएगा। आपका जो मान वापिस स्टार्ट हो जाएगी, वेव किस में स्टार्ट हो जाएगी, माइनस के अंदर से। ये लो यहां पे माइनस के अंदर, यहाँ पे भी माइनस के अंदर, यहाँ पे भी माइनस के अंदर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 270 डिग्री माइनस में, वापिस यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 डिग्री।
तो वही बात है, जैसे जैसे इसको रोटेट करते हो आप, उसी के साथ आपको क्या मिलेगा, इसका एंगल मिलेगा। अगर आप 180 डिग्री के बाद, आपका लूप 180 डिग्री के बाद अगर घूमता है तो आपका प्लस में वेग मिलेगी, यहाँ पे किस में मिलेगा, आपका मान माइनस में मिलेगा। अब ये जो धारा जो पैदा हो रही है उसका मान किसके अनुसार बदल रहा है, उसका जो मान बदल रहा है वो किसके अनुसार बदल रहा है, वो बदल रहा है साइन थीटा। किसके अनुसार बदल रहा है, साइन थीटा के अनुसार। तो दोस्तों इसके अंदर जो धारा पैदा होगी तो वो कौन सी होगी, क्योंकि आपको पता ध्रुवता बार बार चेंज हो, यहाँ पे प्लस से वापिस क्या हो गया, माइनस हो गया, समय के साथ मान चेंज हो रहा है। और ऐसी क्या बोलती है, ऐसी यानी वह राशि जो समय के साथ मान और दिशा दोनों क्या करती है, बदलती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, या क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, अपने अल्टरनेटर कहते हैं। अब इसका मान साइन थीटा के अनुसार बदलने के कारण इसको क्या बोलते हैं, साइन वेव। क्या बोलते हैं, साइन वेव। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जे यात्रा। क्या बोलते हैं, जे यात्रा, या इसको बोलते हैं सिनुसाइड वेव। क्या बोलते हैं, सिनुसाइड वेव। तो ये दोस्तों है अल्टरनेटर जो आपने स्टार्ट किया, जिसके अंदर आपने किसकी बात की, साइन वेव या किसकी बात की, जे यात्रा की बात करें। और किसके नियम से ये पैदा हो रही है, तो ये किसके नियम से पैदा हो रही है, वो माइकल फैराडे के नियम से। और माइकल फैराडे का कौन सा नियम लागू होता है, तो वो लागू होता है ईएमआई। ईएमआई का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको बोलते हैं विद्युतचुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये क्या करता है, कार्य करता है। अभी किसके नियम से लागू होता है, तो E इक्वल टू BLB साइन थीटा। और ये जो वेव पैदा हो, ये अचानक में जो धारा पैदा होती है, अल्टरनेटिंग धारा, जिसको अपने क्या बोलते हैं, साइन वेव, या क्या बोलते हैं, जे यात्रा, जिसको अपने बोलते हैं सिनुसाइड वेव भी कहा जाता है।